Hello guys, welcome to our channel part 11 Reborn 1 Extra Chance. Chapter 101 तो किंग कार्ड क्यों खोलेंगे। निराली और निर्वाण अब भी ऑफिस के सोफे पर एक दूसरे की बाहों में खोए हुए थे। चारों ओर एक शाही सा सन्नाटा छा गया था, मानो वक्त थम सा गया हो। उनके बीच की रसायन इतनी गहरी थी कि वे अपने आसपास की हर चीज को भूल बैठे थे। हर सांस में उनकी धड़कनें एक हो रही थीं, जैसे वे जन्मों से एक दूसरे के लिए बने हों। निराली निर्वाण के ऊपर अब भी उसी मुद्रा में थी और निर्वाण ने उसे मजबूती से अपनी बाहों में थामा हुआ था। दोनों की आंखों में शहद जैसी मिठास और आंखों के चारों ओर हल्की सी नमी थी, जो उस भावनात्मक जुड़ाव को दर्शा रही थी जिसे उन्होंने अभी महसूस किया था। एक पल के लिए दोनों को लगा कि शायद यह एक परफेक्ट मैच इन हेवन है। निराली ने उसके गले से अपना सिर उठाते हुए कहा, क्या कहना चाहते हैं, कहिए ना, हम सुन रहे हैं। उसकी आवाज़ में एक हल्की सी उत्सुकता और मस्ती थी, जैसे वह उसके दिल की गहराइयों से निकलने वाली बात को सुनने के लिए बेताब थी। निर्वाण ने उसे कसकर गले लगाया और धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, आप तो वैसे भी हमारे दिल की बात जानती हैं, हमें बताने की क्या आवश्यकता। निराली ने निर्वाण की आंखों में झांकते हुए थोड़ा पीछे हटकर कहा, इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि आप कहें, अपना हक जताइए, हम आपके मुख से सुनना चाहते हैं। निर्वाण ने उसे और भी शिद्दत से देखा, उसकी आंखों में एक अनकही गहराई थी। वह उसकी बातों को गंभीरता से लेते हुए बोला, हम चाहते हैं कि आप हमारी हो जाएं और हम आपके। हम चाहते हैं कि हम और आप सिर्फ हम बन जाएं। जैसे राधा कृष्ण शिव पार्वती का नाम एक साथ लिया जाता है, वैसे ही हमारा नाम लिया जाए। जैसे सभी जानते थे कि राधा कृष्ण का इंतजार कर रही थी और शिव पार्वती का, वैसे ही हम आपका इंतजार कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि दुनिया के सामने आपको अपना कह सकें और आप भी हमें अपना कहे, लेकिन यह आपके निर्णय पर निर्भर करता है, क्योंकि हमारे लिए बस आपका होना मायने रखता है। निर्वाण की इन बातों को सुनकर निराली कुछ पल के लिए स्तब्ध हो गई। उसके दिल में एक खामोश से बादल उड़ रहे थे और जब निर्वाण ने अपने बातें खत्म की वैसे ही उसके दिल की जमीन पर बरसात शुरू हो गई, जिससे उसकी आंखों में सुकून और प्यार की झलक साफ दिखाई दे रही थी। जब निर्वाण ने देखा कि वह कोई जवाब नहीं दे रही, तो उसे लगा कि शायद निराली अभी इस रिश्ते को लेकर पूरी तरह श्योर नहीं है। उसके मन में संदेह ने जगह ले ली कि शायद निराली अभी इसे सबके सामने नहीं लाना चाहती। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाता, निराली ने उसका हाथ थाम लिया। उसकी कोमल छुअन और उसके आंखों में दिखने वाले एहसासों ने निर्वाण के भीतर उठते तूफान को शांत कर दिया। निराली ने प्यार से निर्वाण की ओर देखा और कहा, किसी भी चीज पर शक करें, पर हमारे रिश्ते पर नहीं। हम पहले से ही हम हैं, न कि आप और हम। हमने हर कदम सोच समझकर उठाया है। जब हमने आपको अपना माना, तो वह हमेशा के लिए था, चाहे ये जीवन समाप्त हो जाए। निर्वाण उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा था। उसकी बातें बहुत गहराई और समझदारी से भरी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे निराली इस रिश्ते को केवल एक भावना के रूप में नहीं देख रही थी, बल्कि एक पूरे जीवन के कठोर वादे के रूप में देख रही थी। हमने भार्गव परिवार को भी अपना लिया है, निराली ने जारी रखा, और हमने सोचा है कि हमारा परिवार हमारे रिश्ते की बात कर सकता है, पर हमने अब तक उन्हें कुछ बताया नहीं, क्योंकि आदतें, इंसान और पुराने एहसास इतनी जल्दी नहीं बदलते। हमारे जीवन में हमारा पहला परिवार यानी हमारी टीम, हमारे दोस्त, वे अच्छे से जानते हैं कि आप हमारे लिए क्या मायने रखते हैं। निर्वाण थोड़ा चौंका, आपने उन्हें बताया? और कब? निराली ने हंसते हुए कहा, नहीं, हमने कुछ नहीं बताया। निर्वाण के माथे पर बल पड़ गए। तो फिर? निराली ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ रिश्तों में शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, बातें अपने आप समझ आ जाती हैं। निर्वाण ने फिर से सवाल किया, तो फिर उन्हें कैसे पता चला? निराली ने गहरी सांस लेते हुए कहा, उन्हें तब से ही पता था, जब हम मिले थे। निर्वाण अविश्वास से बोला, लेकिन तब तो हम साथ भी नहीं थे। यह आप क्या बोले जा रही हैं स्वीट हार्ट, पहेलियां ना बुझाओ और साफ साफ बताओ। निराली उसकी तरफ देखकर हल्के से मुस्कुराई और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, साफ ये माए हाथ रॉब दिलबर के उन्हें पहले से ही पता था कि हम साथ होंगे। मेरा आपके साथ व्यवहार सबसे अलग था, जैसे हमने किसी के साथ पहले कभी नहीं किया था। हमने कभी किसी पर इतना ध्यान नहीं दिया, अपने किसी लक्ष्य के बीच में कभी किसी से इमोशनल कनेक्शन नहीं बनाया।
इसलिए जब हमारे दोस्तों ने हमारे बीच का अलग व्यवहार देखा तो वे समझ गए कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, और इसलिए उन्होंने हमारी खुशियों समझकर बिना कोई सवाल किए, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के उम्मीद के हमारे रिश्ते को बिना जताए सपोर्ट किया। निर्वाण इस बात से आश्चर्यचकित हो गया। उसे याद आने लगा कि जब वे दूसरी बार किसी पार्टी में मिले थे तब उसके दोस्तों ने उसे निराली के साथ डांस करने के लिए उकसाया था। उसे ये भी याद आया कि ऑफिस के डेको में भी वही टेस्ट था, लेकिन तब वो इन सब बातों को समझ नहीं पाया था। निराली ने उसके चेहरे पर बदलाव देखा और कहा, और रही बात दुनिया की, तो दुनिया को हर बेहतर चीज़ बुरी लगती है, क्योंकि सारी दुनिया आपको पसंद नहीं कर सकती। आप 50 या 1000 के नोट नहीं हैं जिसे हर कोई चाह सके। कुछ लोग आपकी सफलता के कारण आपसे जलन रख सकते हैं, आपकी अच्छाई को बेवकूफ़ी कह सकते हैं, इसलिए हमें दुनिया की कोई परवाह नहीं। उसकी बातें सुनकर निर्वाण के दिल में एक अजीब सी शांति और खुशी का संचार हुआ। उसे महसूस हुआ कि निराली केवल उसके साथ ही नहीं, बल्कि उसके जीवन, उसकी परवरिश और उसकी पूरी दुनिया को भी समझती है। निराली ने आगे कहा, हमारा एक लेवल है। आपने सुना ही होगा कि आपके दोस्त बताते हैं कि आपकी नीयत कैसी है, और आपके दुश्मन बताते हैं कि आप में क्षमता कितनी है। और जब हमारे दुश्मन और दुनिया दोनों आज तक हमें सही से समझ नहीं पाए, तो बस इतना समझ लीजिए कि हम इस खेल में सबसे आगे हैं। सब हमारा नाम तो जानते हैं लेकिन हमें नहीं। वो हम तक पहुंचना चाहते हैं लेकिन उसके लिए जो कीमत अदा करनी होगी वो करने की हिम्मत नहीं करते। उसकी बातों ने निर्वाण को एक बार फिर स्तब्ध कर दिया। वो अब निराली के बारे में पहले से भी ज्यादा प्रभावित था। हमने हमारे पते हमेशा छुपाए, हाथ से लेकर डायमंड तक, तो अब अपने किंग कार्ड को क्यों खोलेंगे? निराली ने मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहा। निर्वाण उसकी इन गहरी बातों से हैरान था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक 20 साल की लड़की इतनी समझदार और अनुभवपूर्ण कैसे हो सकती है, लेकिन अब वह समझ चुका था कि निराली उसके जीवन में न सिर्फ एक सच्ची साथी थी, बल्कि उसके लिए एक उत्तम मार्गदर्शक भी थी। क्या इसका मतलब निराली और निर्वाण का रिश्ता सीक्रेट रहेगा? 2. इस फैसले असर अच्छा होगा या बुरा? 3. क्या लगता है निराली दे पाएगी निर्वाण की हर कश्मकश का जवाब? चैप्टर 102, तुम मेरी हो। रॉय मैंशन का माहौल एक बम की तरह फटने को तैयार था। तंच जब से घर आया था, वह लगातार चीजें तोड़ता जा रहा था। उसकी आंखों में गुस्से की लपटें जल रही थीं, और दिमाग में निराली द्वारा की गई बेइज्जती के दृश्य बार बार घूम रहे थे। वह अपमान उसके मन में इस कदर गहराई तक छप गया था कि अब उसे अपने आप पर काबू रखना मुश्किल हो रहा था। उसके कानों में हर शब्द गूंज रहा था, हर हंसी उसकी आत्मा को छेद रही थी। कमरे में कदम रखते ही उसने एक और गिलास उठाया। उसे कांच के जग से पानी भरकर एक ही घूंट में पी गया। जैसे ही वह पानी खत्म हुआ, उसने गुस्से में वह गिलास जोर से फेंक दिया। आह! तंच चिल्लाया। उसका दर्द और अपमान अब बर्दाश्त से बाहर था। ग्लास के गिरने और टूटने की आवाज सुनकर तंच की माँ, सरस्वती, दौड़ते हुए उसके कमरे की ओर आई। दरवाजे के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि तंच का कमरा पूरी तरह से बिखरा हुआ था। हर जगह कांच के टुकड़े बिखरे पड़े थे। तंच का पैर और हाथ उनसे चोटिल हो चुके थे, मगर उसकी नज़रें उन चोटों पर नहीं थीं। उसकी नज़रों में केवल गुस्सा था। सरस्वती ने घबराकर कमरे के भीतर कदम रखा और देखा कि तंच के चेहरे पर दर्द के साथ साथ गहरी झुंझलाहट थी। उसने तुरंत तंच के पास आकर उसे पकड़ने की कोशिश की। तंच, ये क्या कर रहे हो? तुम्हें चोट लग गई है? देखो, क्या हुआ है, बेटा? सरस्वती घबराई हुई आवाज में तंच से पूछने लगी। तंच ने गुस्से में उसकी ओर देखा और बिना जवाब दिए एक और सवाल किया, आपने मेरा रिश्ता किससे तय किया है? क्या वो लड़की निराली भार्गव है? सरस्वती थोड़ी देर के लिए चौंक गईं। निराली का नाम सुनते ही उन्होंने आंखें बड़ी कर लीं, मगर जब तंच ने भार्गव परिवार का नाम लिया, तो वे थोड़ा शांत होकर बोलीं, नहीं, उसका नाम तो सारिका है। ये सुनते ही तंच के चेहरे का रंग और भी काला पड़ गया। उसकी आंखों में एक नई निराशा और गुस्सा भर गया। वह निराली के साथ हुए अपमान की यादों से पहले ही परेशान था, और अब ये जानकारी उसकी बेचैनी को और भी बढ़ा रही थी। उसे उम्मीद थी कि शायद निराली ने जो कहा था वह सच न हो, लेकिन अब वह और भी उलझन में पड़ गया था। तभी उसने तुरंत अपनी माँ से पूछा, माँ, ये सारिका कौन है? किस परिवार से है? सरस्वती ने हैरानी से उसकी ओर देखा और पूछा, क्या मतलब?
क्या वह भार्गव परिवार की बेटी नहीं है जिसे तुम शादी करना चाहते हो? तंश का चेहरा और गंभीर हो गया। उसने गहरी सांस ली और संयमित होकर जवाब दिया, माँ, भार्गव खानदान की इकलौती राजकुमारी निराली भार्गव है। तो आप किस बेटी की बात कर रही हो? सरस्वती जी की आंखों में हैरानी छा गई। वह कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। उन्होंने ध्यान से तंश की बात सुनी, लेकिन स्थिति पूरी तरह से उनके सिर के ऊपर से जा रही थी। क्या? उन्होंने चौंकते हुए कहा। तंश ने फिर से अधीर होकर कहा, आपने उनसे साफ पूछा था कि वो लड़की कौन थी जिससे आप मेरा रिश्ता तय करने जा रही थी? उसने अपना फ़ोन निकाला और निराली की कॉलेज पोर्टल पर लगी फ़ोटो उनकी ओर बढ़ाई। फिर उसने गहरी नज़रों से अपनी माँ को देखते हुए कहा, देखो, ध्यान से देखो और बताओ, क्या ये वही लड़की थी? सरस्वती ने तस्वीर को ध्यान से देखा। वह निराली को देख रही थी, लेकिन उनकी आंखों में उलझन साफ झलक रही थी। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया और कहा, नहीं, ये लड़की तो परी से भी ज़्यादा सुंदर लगती है। और अगर यह भार्गव परिवार की इकलौती बेटी है, तो वह कौन थी जिसे हमने देखा और रिश्ता पक्का किया? उन्होंने ठंडी सांस ली और थोड़ा रुककर कहा, वह लड़की तो विश्वनाथ जी को दादाजी कह रही थी, इसलिए हमने सोचा कि। सरस्वती अचानक बीच में रुक गईं, और उनके चेहरे पर पछतावा और चिंता के भाव आ गए। अब उन्हें एहसास हो गया था कि उनसे एक बड़ी गलती हो चुकी थी। तंश उनकी आंखों में साफ देख रहा था कि कुछ गड़बड़ हुई थी। उम्मीद की आखिरी किरण पकड़ते हुए तंश ने फिर से पूछा, क्या आपने उनसे सीधे भार्गव खानदान की बेटी का हाथ नहीं मांगा? क्या उन्होंने आपसे कोई झूठ बोला? सरस्वती ने सिर झुका लिया। उनके चेहरे पर एक गहरा पछतावा और शर्मिंदगी छाई थी। नहीं, उन्होंने धीरे से जवाब दिया, जब हम वहां पहुंचे तो हमें किसी बात की समझ ही नहीं आई। जैसे ही हम अंदर गए, हमने बात शुरू की कि हम तुम्हारा रिश्ता लेकर आए हैं। तभी एक अमीर और घमंडी दिखने वाली लड़की सीढ़ियों से नीचे आई। उसे देखकर हमने सोचा कि यह भार्गव खानदान की लाडली राजकुमारी हो सकती है। उसकी चाल ढाल, उसका पहनावा, सब कुछ हमें यही कह रहा था। हमने तुरंत उसका हाथ मांग लिया। विश्वनाथ जी ने 2 बार यह बात पक्की करने के लिए हमसे पूछा भी था कि क्या हमें यकीन है। सरस्वती ने कुछ रुककर फिर कहा, अंत में उन्होंने उस लड़की से उसकी राय भी पूछी, और उसने हाँ कर दी। फिर तुम्हारे दादाजी ने जल्दी से रिश्ता तय कर दिया। ये सुनते ही तंश का चेहरा और सख्त हो गया। उसकी आंखों में गुस्से के साथ अब निराशा भी झलकने लगी थी। वह इतने बड़े धोखे की उम्मीद नहीं कर रहा था। उसकी नज़रें दीवार की ओर जा टिकीं, और वो कुछ पल तक खामोश रहा। तभी तंश के मन में गुस्से का एक और झोंका आया। तो उस लड़की ने जानबूझकर मुझे बेइज्जत किया। उसने खुद से सवाल किया। वह निराली की हरकतों को अब एक साजिश के रूप में देखने लगा था। उसकी आंखों में अब केवल बदला था। उसने अपने सिर को थाम लिया और कमरे के कोने में जाकर खड़ा हो गया। उसके गले से एक धीमी लेकिन गंभीर आवाज निकली, निराली भार्गव, तुमने मुझे हरा दिया, लेकिन मैं इसे यूं ही नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरी हो, और मैं इसे साबित करके रहूंगा। सरस्वती ने उसकी आंखों में गहरी नाराजगी और जुनून देखा। उन्हें तंश की हालत देखकर चिंता हो रही थी, लेकिन वे कुछ भी बोलने से पहले ही तंश ने खुद को शांत करने की कोशिश की। माँ, तंश ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, अब मुझे समझ आ गया है कि मुझे क्या करना है। सरस्वती कुछ कहने ही वाली थी कि तंश ने उन्हें रोका, आपको अब कुछ नहीं कहना चाहिए, मैं अब अपनी लड़ाई खुद लड़ूंगा। इसके बाद तंश कमरे से बाहर चला गया। उसके कदम अब ठहराव और धैर्य के साथ चल रहे थे, मगर उसकी आंखों में एक ठंडा, सख्त निश्चय झलक रहा था। तभी पीछे से उसे सरस्वती जी की आवाज आती है, तंश, जो करना सोच समझ कर करना, ऐसा कुछ भी मत करना कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े, या इससे भार्गव और रॉय परिवार के रिश्तों में दरार ना आए। __1 क्या करेगा अब तंश? 2. क्या भार्गव परिवार और रॉय परिवार के रिश्ते आगे भी ऐसे ही रहेंगे? चैप्टर 103 कार्वी का फैशन कलेक्शन लॉन्च हो पाएगा? रिवाया फैशन स्टूडियो, भारत के हृदय से संचालित होने वाला एक प्रतिष्ठित ब्रांड, अपने उच्च स्तरीय डिज़ाइनों और अनोखी स्टाइल के लिए दुनिया भर में जाना जाता था। कार्वी, इसकी ओनर, ने इस स्टूडियो को अपनी मेहनत और समर्पण से एक ग्लोबल आइकॉन बनाया था। उनके हर कलेक्शन में एक नई कहानी होती थी, और हर डिज़ाइन एक नए दृष्टिकोण से फैशन को प्रस्तुत करता था। इस बार भी कार्वी का अनकही कथाएं कलेक्शन 2 दिनों में लॉन्च होने जा रहा था।
यह न केवल एक कलेक्शन था, बल्कि फैशन की दुनिया में एक नई क्रांति मानी जा रही थी। कार्वी की पहचान थी कि वो हर छोटी से छोटी डिटेल पर बारीकी से ध्यान देती थी। अनकही कथाएं, कलेक्शन के साथ वह ये साबित करने जा रही थी कि फैशन सिर्फ पहनने का तरीका नहीं, बल्कि एक कला है जो बिना शब्दों के अपनी बात कहती है। इस कलेक्शन को भारत से पूरी दुनिया में लॉन्च किया जा रहा था और हर बड़े शहर के हाई एंड स्टोर्स में इसका विशेष प्रदर्शन होने वाला था। इस कलेक्शन की सबसे बड़ी बात यह थी कि यह ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट और मॉडर्न फैशन का मिलाजुला रूप था, जो हर कंटिनेंट के फैशन ट्रेंड्स में फिट हो सकता था। कार्वी के चारों ओर लोग व्यस्त थे। सेक्रेटरी लारा लगातार फ़ोन कॉल्स अटेंड कर रही थी और लॉन्च से संबंधित प्रेस इंटरव्यूज़ की लिस्ट तैयार कर रही थी। उसके साथ कई एग्जीक्यूटिव्स मीटिंग्स में डूबे हुए थे, जो कलेक्शन की मार्केटिंग और प्रमोशन की आखिरी तैयारियों को लेकर चर्चा कर रहे थे। लारा, एक स्मार्ट और एफिशिएंट सेक्रेटरी, ने पिछले कुछ सालों में कार्वी के स्टूडियो को सफलतापूर्वक ग्रोथ करने में मदद की थी। वह ये जानती थी कि जब तक सब कुछ परफेक्ट न हो, कार्वी संतुष्ट नहीं होगी। मैम, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कल सुबह है। मैं कुछ प्रमुख जर्नलिस्ट्स को इनवाइट कर रही हूँ और आपको टाइम देना है इंटरनेशनल फैशन ब्लॉगर्स के लिए भी, लारा ने कार्वी को याद दिलाया। लारा, हमें यकीन है कि ये कलेक्शन अब तक का सबसे बेहतरीन साबित होगा। हर जगह इसके चर्चे हैं, कार्वी ने अपने चश्मे के पीछे से एक तेज निगाह डालते हुए जवाब दिया। जी मैम, हमारी टीम पूरी तरह तैयार है, लारा ने कहा और फिर तुरंत ही एक और कॉल पर लग गई। कार्वी की इस कलेक्शन पर बहुत बड़ी आशाएं टिकी थीं। उनका ये सपना था कि भारतीय फैशन को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दिलाई जाए। इस लॉन्च के साथ रिवाया फैशन स्टूडियो ने न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन और टोक्यो के बड़े डिपार्टमेंट स्टोर्स के साथ साझेदारी की थी। ये कलेक्शन उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होने वाला था। एग्जीक्यूटिव्स और तैयारियों का माहौल। लॉन्च की तैयारियां अपने चरम पर थीं। विभिन्न डिपार्टमेंट्स के हेड्स अपने अपने काम में व्यस्त थे। एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट का प्रमुख समीर कार्वी के सामने रिपोर्ट पेश कर रहा था। मैम, हमने हर इंटरनेशनल पार्टनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। न्यूयॉर्क और पेरिस में हमारी प्री लॉन्च इवेंट्स का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अच्छा है, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि कोई कमी न रह जाए। हर इनविटेशन, हर डिटेल बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। कार्वी का आदेश था स्पष्ट और कड़ा। जी, बिल्कुल, हम इसके लिए हर जरूरी कदम उठा रहे हैं, समीर ने विनम्रता से जवाब दिया। समस्या की शुरुआत इसी दौरान अचानक लारा तेजी से कार्वी के ऑफिस में आई। उसके चेहरे पर हल्की सी घबराहट थी। मैम, हमें एक समस्या हो गई है। पेरिस और न्यूयॉर्क के कुछ इम्पोर्टेंट शिपमेंट्स अटक गए हैं। हमारे कुछ क्रिटिकल पीस अभी तक कस्टम्स से पास नहीं हो पाए हैं। कार्वी ने हैरानी और चिंता से उसकी बात सुनी। कस्टम्स में 2 दिन में लॉन्च है और ये डिले हमें बहुत महंगा पड़ सकता है। क्या कारण है? मैम, ये कस्टम्स की प्रोसेसिंग में कुछ पॉलिटिकल इश्यूज के कारण हुआ है। हमें इमीडिएटली कुछ बड़े कनेक्शंस की ज़रूरत है जो कस्टम्स की समस्या को हल कर सकें। कार्वी का चेहरा गंभीर हो गया। इतनी बड़ी तैयारी के बीच एक छोटा सा भी डिले पूरे लॉन्च को बर्बाद कर सकता था। क्या हमने वहाँ के हमारे एजेंट से बात की है? जी मैम, हमने कोशिश की थी, लेकिन वो भी इसे जल्दी से जल्दी हल करने में सक्षम नहीं है। यह कोई साधारण मामला नहीं है, लारा ने बताया। कार्वी ने कुछ पलों के लिए सोचा और फिर तुरंत ही अपना फ़ोन उठाया। उसे इस वक्त एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो न केवल पावरफुल हो, बल्कि जिसके कनेक्शन फैशन इंडस्ट्री से परे भी हों। उसे तुरंत ही निराली का ख्याल आया। निराली सिर्फ एक दोस्त नहीं थी, बल्कि एक बेहद प्रभावशाली शख्सियत थी, जिसके कई राजनीतिक और प्रशासनिक संपर्क थे। उसकी जानकारी और इंटेलिजेंस नेटवर्क किसी भी समस्या का हल निकालने में सक्षम था। निराली, मैं तुमसे एक बड़ी मदद मांगने वाली हूँ, कार्वी ने फ़ोन पर कहा। उसकी आवाज़ में तनाव साफ झलक रहा था। कार्वी, तुम घबराओ मत, मुझे बताओ क्या हुआ, निराली ने अपनी शांति भरी आवाज़ में पूछा। हमारा कस्टम्स में शिपमेंट अटक गया है। न्यूयॉर्क और पेरिस में हमारे सबसे क्रिटिकल पीसेस को रिलीज़ नहीं किया जा रहा। 2 दिन बाद लॉन्च है और अगर ये समय पर नहीं पहुँचे तो हमारी पूरी इवेंट पर असर पड़ सकता है। निराली ने कुछ देर सोचा और फिर आत्मविश्वास भरी आवाज़ में कहा, तुम चिंता मत करो, मैं अपने सोर्सेस से इसे हल करवा दूंगी।
हमारे पास ऐसे कुछ महत्वपूर्ण कनेक्शंस हैं जो इंटरनेशनल कस्टम्स और लॉजिस्टिक्स में मदद कर सकते हैं। मैं अभी कॉल्स करती हूँ और तुमसे जल्दी ही अपडेट शेयर करती हूँ। कार्वी ने राहत की सांस ली। थैंक यू, निराली। तुम्हारी मदद के बिना हम इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ सकते थे। निराली की कनेक्शंस से समस्या का हल। निराली ने तुरंत अपने कुछ प्रमुख कनेक्शंस को फ़ोन किया जो इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स और कस्टम्स में पावरफुल इन्फ्लुएंस रखते थे। उसकी जानकारी और रणनीति इतनी मजबूत थी कि कुछ ही घंटों में शिपमेंट्स की समस्या हल होने लगी। निराली के सोर्सेज ने न केवल कस्टम्स में अटके सामान को जल्द ही रिलीज करवाया, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि आगे कोई और समस्या न हो। कार्वी, सब ठीक हो गया है। शिपमेंट्स रिलीज हो चुके हैं और वे कल तक दोनों जगह पहुंच जाएंगे, निराली ने उसे फ़ोन पर बताया। कार्वी की आंखों में खुशी की चमक थी। तुम्हारी वजह से ही हम ये कर पाए, निराली। सच में, अगर तुम न होती तो ये प्रॉब्लम हमें बहुत भारी पड़ती। निराली हंसते हुए बोली, कार्वी, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। अब जाकर अपना कलेक्शन लॉन्च करो और दुनिया को दिखाओ कि रिवायत क्या कर सकता है। 2 प्रश्न जो उभरते हैं। 1. क्या फैशन और पॉलिटिक्स का ये कनेक्शन भविष्य में रिवायत फैशन स्टूडियो के लिए और भी चुनौतीपूर्ण साबित होगा? 2. क्या कार्वी और निराली के बीच ये सहयोग उनकी व्यक्तिगत और प्रोफेशनल रिश्तों को और मजबूत करेगा या इसमें नई जटिलताएं उत्पन्न होंगी? चैप्टर 104 मानसी और तंश, सारिका का पीछा। दूसरी तरफ तंश घर से बाहर निकला तो उसके अंदर गुस्से की आग जल रही थी। निराली ने उसे न सिर्फ ठुकराया था बल्कि अपमान भी किया था। उसके परिवार ने भी उसकी मर्जी के खिलाफ किसी और लड़की से उसका रिश्ता तय कर दिया था। ये सब बातें उसके दिमाग में घूम रही थीं और वह किसी भी तरह से खुद को शांत नहीं कर पा रहा था। जैसे ही वह अपनी गाड़ी में बैठा, उसका फ़ोन लगातार वाइब्रेट कर रहा था। यह उसकी सेक्रेटरी और गर्लफ्रेंड मानसी थी जो उसे बार बार कॉल कर रही थी। मानसी तंश से काफ़ी सीरियस थी, मगर तंश उसे लेकर कभी गंभीर नहीं था। वह लगातार उसके मैसेज और कॉल्स को नज़रअंदाज कर रहा था, लेकिन आखिरकार उसने कॉल उठा ली। तुम कहाँ हो? मानसी ने पूछा। उसकी आवाज़ में चिंता थी। मैं कुछ काम से बाहर हूँ, तंश ने बेमन से जवाब दिया। तुम इतने गुस्से में क्यों हो? क्या हुआ? मानसी ने फिर से पूछा। तंश ने कुछ पल चुप्पी साधी, फिर एक लंबी सांस लेकर बोला, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। तुम कहाँ हो? मैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पास हूँ, मानसी ने जवाब दिया। कुछ ही देर में तंश उसकी बताई जगह पर पहुँच गया। उसने मानसी को गाड़ी में बिठाया और बिना कुछ कहे ड्राइव करने लगा। मानसी ने तुरंत तंश के चेहरे के भाव पहचान लिए। वह गुस्से में था और परेशान भी। तुम ठीक हो? मानसी ने धीरे से पूछा, उसका हाथ तंश के हाथ पर रखकर। पहले तो तंश ने कोई जवाब नहीं दिया, उसकी निगाहें सीधे सड़क पर थीं। फिर उसने भारी मन से जवाब दिया, मेरे घरवालों ने मेरी मर्जी के खिलाफ किसी और से मेरा रिश्ता तय कर दिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मानसी ने उसे सहानुभूति भरी नज़रों से देखा। उसने तंश के करीब आकर उसे गले से लगाया और उसका गुस्सा शांत करने की कोशिश की। तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मानसी ने धीरे से कहा, उसकी आवाज़ में दया और चिंता थी। तंश ने उसकी आंखों में देखा और उसकी सहानुभूति का फ़ायदा उठाने का मन बना लिया। उसने मानसी को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया और धीरे धीरे उसके चेहरे के करीब आ गया। तुम मेरी बात समझती हो, मानसी? बस यही चाहिए मुझे, कोई जो मुझे समझे। तंश ने उसे विश्वास दिलाने के लिए कहा और धीरे से उसे किस कर लिया। मानसी पूरी तरह से तंश की बाहों में थी। उसे इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि वह तंश के झूठ के जाल में फंस चुकी थी। तंश ने उसका फ़ायदा उठाते हुए उसे और भी करीब खींच लिया और इस दौरान उसकी गुस्से भरी भावनाएं कहीं छुप गईं। राज आज पहली बार सारिका को स्टॉक कर रहा था। वह हमेशा से उसे दूर से देखता आया था, लेकिन आज वह कुछ अलग महसूस कर रहा था। आज वह तय कर चुका था कि वह सारिका से बात करेगा और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करेगा। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि सारिका की संजना के साथ दोस्ती टूट चुकी है और वह अब अकेली हो गई है। राज को बस इतना पता था कि सारिका कॉलेज की सबसे पॉपुलर लड़कियों में से एक है और उसे इम्प्रेस करना आसान नहीं होगा। दूसरी तरफ सुबह से ही वह सारिका के पीछे पीछे कॉलेज के कैंपस में घूम रहा था, लेकिन उसने अभी तक उससे सीधे बात करने की हिम्मत नहीं जुटाई थी। सारिका,
जो हमेशा अपने दोस्तों के साथ हंसती बोलती नजर आती थी, आज कैंटीन में अकेली बैठी हुई थी। राज ने ये सोचा कि शायद आज का दिन उसके लिए सही मौका है। वह उसे देखता रहा, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज में कुछ अजीब सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह कहीं और खोई हुई थी। उसकी आंखों में एक उदासी थी जो पहले कभी नहीं दिखी थी। राज को यह नहीं पता था कि यह बदलाव क्यों आया, लेकिन उसने इसे अपने लिए एक अच्छा संकेत समझा। वह सोचने लगा कि शायद यह उसका मौका है सारिका की जिंदगी में अपनी जगह बनाने का। उसने मन ही मन फैसला किया कि वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ेगा, पहले उसकी पसंद नापसंद समझेगा, फिर उसके करीब जाने की कोशिश करेगा। राज को कॉलेज की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में पता था, और वह जानता था कि बिना परमिशन के अंदर जाना मुश्किल है। इसलिए उसने कैंटीन के बाहर एक कोने में बैठकर सारिका पर नजर रखी। जैसे ही सारिका कैंटीन से बाहर निकली, राज ने चुपचाप उसका पीछा किया। वह उसे बिना परेशान किए दूर से देखता रहा, ये तय करने की कोशिश कर रहा था कि उसे कब और कैसे अप्रोच करना चाहिए। सारिका को उसकी मौजूदगी का कोई एहसास नहीं था। वह अपने ख्यालों में खोई हुई थी, शायद अपनी टूटी हुई दोस्ती या किसी और चीज़ के बारे में सोच रही थी। राज ये सब नहीं जानता था, लेकिन उसने देखा कि आज का दिन बाकी दिनों से अलग है। उसने महसूस किया कि सारिका पहले जैसी नहीं है, और शायद उसे किसी दोस्त की ज़रूरत है। ये सोचकर उसने तय किया कि वह धीरे धीरे उसके करीब जाएगा और उसे अपना दोस्त बनाएगा। हालांकि राज के लिए ये सब नया था। ये पहला दिन था जब वह सारिका के इतने करीब था। वह उसे इम्प्रेस करने के लिए एक लंबी योजना बना रहा था, जिसमें धैर्य और सही मौके का इंतजार शामिल था। वह जानता था कि अगर उसने जल्दीबाजी की तो उसका सारा प्लान फेल हो सकता है। इसलिए उसने फैसला किया कि वह धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, सही वक्त आने पर ही सारिका से बात करेगा। राज के मन में ये ख्याल बार बार आ रहा था कि उसे किसी तरह सारिका का ध्यान अपनी ओर खींचना होगा। वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन उसे खुद पर पूरा भरोसा था। सवाल 1। तंश ने मानसी से अपने घरवालों के बारे में जो झूठ बोला, क्या इसका उद्देश्य केवल उसकी सहानुभूति लेना था, या इसके पीछे कोई और मंशा भी थी? 2। मानसी तंश की हरकतों और उसके झूठ को क्यों नहीं पहचान पाई? क्या उसे तंश के प्रति अपने सच्चे प्यार की वजह से अंधा विश्वास था? 3। क्या राज के मंसूबे होंगे कामयाब? 4। क्या तंश तोड़ पाएगा सारिका से अपना रिश्ता? चैप्टर 105 स्मगलिंग। दूसरी तरफ एक अंधेरी जगह पर कैथरीन, कियारा और विवियन अपने मर्सेंडरी ग्रुप के बेस में इकट्ठा थे। मिशन इंटेल आ चुका था। गर्ल्स और गोल्ड स्मगलिंग की एक बड़ी डील होने वाली थी। उनकी जासूसी टीम ने जानकारी दी थी कि एक अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट एक साथ दोनों चीज़ों की तस्करी कर रहा है, और अगर आज रात इसे नहीं रोका गया तो न केवल सैकड़ों मासूम लड़कियां गायब हो जाएंगी, बल्कि बड़ी मात्रा में अवैध सोना भी बाजार में घुल जाएगा। कैथरीन सबको एक्सप्लेन कर रही थी, मेज पर फैले नक्शे पर अपनी नज़रें गड़ाए थी। उसकी आवाज़ में वही आत्मविश्वास था जो हर मुश्किल मिशन के दौरान उसके साथ रहता था। ये सिंडिकेट रात 10 बजे पोर्ट पर अपनी तस्करी को अंजाम देगा। हमने लोकेशन और टाइमिंग कंफर्म कर ली है, कैथरीन ने ठंडे स्वर में कहा, फिर नक्शे पर एक इमारत के चारों ओर घेरा खींचा। यहाँ उनकी अस्थायी बेस है। एक तरफ से लड़कियों को ट्रक में डाला जाएगा और दूसरी तरफ सोने का लोडिंग होगा। कियारा, जो कैथरीन की सबसे करीबी दोस्त और उसके पीछे ग्रुप का मैनेजमेंट संभालती थी, उसकी बात को ध्यान से सुन रही थी। सिक्योरिटी कैसी है? मोटे तौर पर 15-20 गार्ड्स, सभी भारी हथियारों से लैस होंगे। अंदर कोई नहीं जाना चाहता क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वे पकड़े गए तो ये उनके लिए आखिरी रात होगी, कैथरीन ने जवाब दिया। विवियन, जो लास्ट सक्सेसफुल मिशन लीड करने के बाद एक ग्रुप का कैप्टन था और हाल ही में इस टीम में शामिल हुआ था, अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुकते हुए बोला, हमें इस पर तेज और सटीक वार करना होगा। अगर गोल्ड और लड़कियां दोनों के बीच ध्यान बंध गया तो हम कुछ भी नहीं बचा पाएंगे। कैथरीन ने उसकी ओर देखा। तुम सही कह रहे हो, हम इसे 2 टीमें बनाएंगे। मैं और कियारा लड़कियों को सुरक्षित बाहर निकालने पर फोकस करेंगे, जबकि तुम और तुम्हारी टीम गोल्ड की खेप को रोकने पर। याद रखना, एक भी ट्रक बाहर नहीं जाना चाहिए। कियारा ने अपने गियर को चेक करते हुए पूछा, कैथरीन, हम कौन से एंट्री पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे? कैथरीन ने नक्शे पर कुछ बिंदुओं को इंगित करते हुए कहा, पोर्ट के दक्षिणी हिस्से में हमें एक अंडरग्राउंड रास्ता मिला है।
ये हमें सीधा उस जगह ले जाएगा जहां लड़कियों को रखा गया है। ये रास्ता कम सुरक्षा वाला है, लेकिन हमें तेजी से काम करना होगा। विवियन ने अपनी टीम के साथियों को तैयार होने का इशारा किया और बोला, हम अपने हिस्से का काम करेंगे। गोल्ड की खेप भी नहीं जाएगी और ये लोग भी नहीं बच पाएंगे। रात 9:45 तक टीम अपने पोजीशन पर थी। कैथरीन और कियारा ने चुपचाप अंडरग्राउंड सुरंग से पोर्ट में प्रवेश किया, जबकि विवियन और उसकी टीम ने मुख्य गेट से एंट्री की योजना बनाई। ये पूरा मिशन गुप्त रूप से होना था, क्योंकि जरा भी गड़बड़ी हुई तो सभी गार्ड्स चौकन्ने हो जाते और तस्करी होने से नहीं रोकी जा सकती थी। कैथरीन और कियारा ने लड़कियों की जगह पहुंचने के लिए सबसे कमजोर गार्ड्स को निशाना बनाया। कियारा ने एक गार्ड को चुपचाप बेहोश किया, जबकि कैथरीन ने अपनी नाइट विजन से बाकी जगह की निगरानी शुरू कर दी। कुछ ही मिनटों में वे लड़कियों के पास पहुंच गए, जो डरी सहमी सी एक कोने में बैठी थीं। डरो मत, कैथरीन ने धीमी आवाज में कहा, हम तुम्हें यहां से निकालने आए हैं। दूसरी तरफ विवियन और उसकी टीम ने गोल्ड के ट्रकों को घेर लिया था। जैसे ही वे सिंडिकेट के गार्ड्स पर हमला करने के लिए तैयार हुए, अचानक अलार्म बज गया। कैथरीन के कम्युनिकेटर से विवियन की आवाज आई, हम पकड़ लिए गए हैं। गार्ड्स को हमारी खबर मिल गई है। ट्रक अब भी लोड हो रहे हैं। कैथरीन ने जल्दी से स्थिति का जायजा लिया और एक क्षण में निर्णय लिया, हम लड़कियों को निकाल रहे हैं। ट्रकों को रोकने का एक ही तरीका है, सभी रास्तों को बंद करो। कियारा ने एक माइंड सेट करते हुए कहा, हम पक्का करेंगे कि कोई ट्रक यहां से बाहर न निकले। जैसे ही सबने अपने अपने मिशन को पूरा किया, अचानक एक बड़ा धमाका हुआ। विवियन और उसकी टीम ने ट्रकों का रास्ता रोक दिया था और कैथरीन और कियारा ने लड़कियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया था। पूरा ऑपरेशन कुछ ही मिनटों में सफल हो गया। मिशन पूरा था, लेकिन यह स्पष्ट था कि अब वे इस सिंडिकेट के निशाने पर थे। कैथरीन, कियारा और विवियन अपनी पोजीशन पर थे। रात का सन्नाटा था और उनके सामने का गोदाम धुंध से ढका हुआ था। यह वही जगह थी जहां से गर्ल्स और गोल्ड की तस्करी होती थी। टीम का मिशन था कि इस खतरनाक रैकेट को खत्म किया जाए। कैथरीन, हमेशा की तरह, शांत और संगीन थी। उसने अपने कम्युनिकेशन डिवाइस पर संक्षिप्त निर्देश दिए, पोजीशन होल्ड करो, कोई मूवमेंट दिखे, रिपोर्ट करना, बिना इशारे के कोई एक्शन नहीं। कियारा, जो टीम में सबसे तेज और कैथरीन की खास दोस्त थी, उसकी बात को बिना किसी सवाल के मानती थी। उसने चुपचाप दूरबीन से आसपास का सर्वे किया और कहा, सिक्योरिटी भारी है, 8 गार्ड्स, हम आसानी से घुस सकते हैं, पर अंदर क्या है ये साफ नहीं दिख रहा। विवियन, जो इस टीम का हिस्सा बने ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, अपने कानों में इंस्ट्रक्शंस सुनकर तैयार था। उसने पहले ही अपने हथियार चेक कर लिए थे। कैथरीन ने एक हल्की नज़र विवियन पर डाली। उसकी परफॉर्मेंस अभी तक इम्प्रेसिव रही थी, लेकिन इस मिशन की सफलता उनके अंडरकवर स्टेटस पर निर्भर थी। कैथरीन ने इशारे से कियारा को लीड करने का संकेत दिया। कियारा फुर्ती से आगे बढ़ी, बिजली की तरह, और गार्ड्स की मूवमेंट पर नजर रखी। जैसे ही वे ध्यान भटकाए हुए थे, टीम ने धीरे धीरे गोदाम के अंदर की तरफ कदम बढ़ाया। विवियन सबसे पीछे, सबकी बैकअप सपोर्ट के लिए तैयार था। गोदाम के अंदर लड़कियों को बंधक बनाए हुए देखा गया। कैथरीन की आंखों में थोड़ी कठोरता आ गई, पर उसने कुछ नहीं कहा। गोल्ड की खेप भी उनके सामने थी, जिसे जल्द ही बाहर भेजा जाने वाला था। कियारा ने अपनी घड़ी देखी और बुदबुदाई, समय सही है, इसे खत्म करते हैं। कैथरीन ने इशारे से सबको पोजीशन लेने का निर्देश दिया। बिना एक शब्द बोले उन्होंने हमला शुरू किया, पूरी प्रोफेशनलिज्म और सटीकता के साथ। कैथरीन, कियारा और विवियन ने बखूबी अपनी पोजीशन संभाली। तीनों ने अपनी ताकत और कुशलता से एक एक गार्ड को बेआवाज तरीके से निपटाया। गोदाम के अंदर हलचल मचाने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनकी चालें पूरी तरह से सटीक और मौन थीं। कैथरीन सबसे आगे थी, उसका चेहरा हमेशा की तरह कठोर और उसके दिमाग में एक ही लक्ष्य था, लड़कियों को बचाना और गोल्ड स्मगलिंग का नेटवर्क खत्म करना। उसने कियारा और विवियन को अपनी जगह पर तैनात किया, और गार्ड्स के खत्म होते ही तीनों ने बड़ी चालाकी से उस कमरे की तरफ कदम बढ़ाए जहां लड़कियां बंधी हुई थीं। कियारा ने जल्दी से कमरे की ताले को अपने उपकरण से खोला, और कैथरीन ने चुपचाप अंदर कदम रखा। लड़कियां सहमी हुई थीं, लेकिन जैसे ही उन्होंने कैथरीन को देखा, उन्हें एक उम्मीद की किरण दिखी। बिना कोई शब्द कहे, कैथरीन ने उन्हें इशारा किया कि वे धीरे से बाहर निकलें।
विवियन, जो पूरे वक्त सबसे पीछे था, अब उनके कवर के लिए आगे आया। वह लड़कियों को सुरक्षित बाहर निकालने का इंतजाम करने लगा और कियारा ने तेजी से उनके साथ भागने का रास्ता साफ किया। उनकी चाल इतनी फुर्तीली और रणनीतिक थी कि किसी ने भी संदिग्ध नहीं किया कि अंदर क्या हो रहा है। गोदाम के अंदर का गोल्ड भी अब उनके नियंत्रण में था। कैथरीन ने घड़ी पर नज़र डाली और फिर टीम को इशारे से निकलने के लिए कहा। जब तक कोई आहट सुन पाता, तब तक वे लड़कियों और तस्करी के सारे सबूतों के साथ गोदाम से बाहर निकल चुके थे। एक बार सुरक्षित दूरी पर पहुंचकर कैथरीन ने अपने दस्ताने उतारे और बिना कुछ कहे कियारा की ओर देखा, जिसने उसकी ओर हल्की मुस्कान दी। सब कुछ योजना के अनुसार हुआ था और उनके शांत लेकिन प्रभावशाली नेतृत्व ने एक और खतरनाक मिशन को सफलता से पूरा कर लिया था। विवियन ने राहत की सांस ली, फिर भी वह जानता था कि टीम के साथ उसका सफर अभी लंबा था। सवाल 1, क्या कैथरीन की चुप्पी और सटीक नेतृत्व उनके अतीत के किसी रहस्य की ओर इशारा करता है, जो उन्हें इतना गंभीर और प्रोफेशनल बनाए रखता है? 2, क्या विवियन इस सफल मिशन के बाद टीम में अपनी स्थायी जगह बना पाएगा, या उसके पास अभी भी कुछ साबित करने के लिए बाकी है? गाइस, थैंक यू फॉर योर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब इट द स्टोरी जंक्शन 01। चैप्टर 106, रोमांटिक डिनर डेट। निर्वाण के ऑफिस में एक शाम का समय था। खिड़की से सूर्यास्त की सुनहरी रोशनी अंदर आ रही थी और कमरे का माहौल हल्का गुलाबी रंग में डूबा हुआ था। निर्वाण अपनी कुर्सी पर बैठा था, हल्का सा नर्वस लेकिन उत्सुक भी। उसकी नज़रें निराली पर टिकी थीं, जो सामने सोफे पर बैठी थी, जैसे कुछ सोच रही हो। एक गहरी सांस लेकर आखिरकार निराली ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आपको शायद ये नहीं पता, पर हम आपका जवाब देने आए हैं। उसके शब्द सुनते ही निर्वाण की धड़कनें तेज हो गईं। उसने सीधा होकर उसके चेहरे पर ध्यान से देखा। कौन सा जवाब? निर्वाण ने धड़कते दिल से पूछा, फिर थोड़ा ठिठक कर बोला, क्या आप हमारे रिश्ते को पक्का करने के लिए तैयार हैं? निराली ने हल्के से सिर हिलाया और धीरे से कहा, हाँ, हम चाहते हैं कि हमारा रिश्ता हमेशा के लिए बने। उसकी बात सुनकर निर्वाण के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान छा गई, मानो उसे वह सब मिल गया हो जिसकी उसे तलाश थी। आप नहीं जानते, ये सुनना हमारे लिए कितना खास है। हम जल्द ही डैड से इस बारे में बात करेंगे। निर्वाण ने अपने दिल की सच्चाई को शब्दों में पिरोने की कोशिश की। उसने अपना हाथ बढ़ाकर निराली का हाथ थाम लिया। दोनों की आंखों में खुशी की चमक थी, जैसे दो आत्माएं एक हो रही हों। कुछ देर तक बस वही एक खुशनुमा खामोशी थी, जिसमें दोनों की नज़रों ने एक दूसरे से कह दिया जो शायद शब्दों से नहीं कहा जा सकता था। आखिरकार निर्वाण ने थोड़ा हंसी में कहा, चलो अब इस खूबसूरत शाम को कुछ और भी खास बनाते हैं। आप हमारे साथ एक डिनर पर चलेंगी? निराली ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, हम आपके साथ कहीं भी जाएंगे। एक रोमांटिक डिनर की तैयारी। वह दोनों काम खत्म करके ऑफिस से निकले और एक शानदार रेस्टोरेंट की तरफ बढ़े। ये जगह निर्वाण ने खास तौर पर चुनी थी, एक शांत कोना, जहां हर टेबल के पास एक मोमबत्ती जल रही थी। हल्की मध्यम रोशनी के बीच एक बेहद रोमांटिक माहौल बनता था। रेस्टोरेंट के बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी, जिससे हवा में एक ताजगी सी घुल गई थी। जब वो दोनों रेस्टोरेंट में पहुंचे, तो निर्वाण ने निराली के लिए कुर्सी खींची और उसे बैठाया। फिर वह खुद बैठ गया। मेनू के पन्ने पलटते हुए निर्वाण ने उसे कुछ चुनने का संकेत दिया, लेकिन निराली ने मुस्कुराते हुए कहा, जो भी आप ऑर्डर करेंगे वही ठीक होगा। निर्वाण ने उसकी पसंद को समझते हुए उनकी दोनों की फेवरेट डिशेस ऑर्डर की। उसके बाद उन्होंने वेटर से एक खास वाइन मंगवाई। वाइन के गिलास भरते हुए निर्वाण ने अपनी आंखों में एक चमक लाते हुए कहा, ये तो हमारी नई शुरुआत के लिए है। गिलास उठाते हुए निराली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तो इस प्यार और नए सफ़र के नाम। दोनों ने एक साथ चीयर्स किया और इस पल में खो गए। बातों का सिलसिला शुरू हुआ और दोनों ने अपने अपने सपनों, उम्मीदों और भविष्य के बारे में बातें की। कभी उनकी बातें गंभीर होती, तो कभी हंसी में बदल जाती। एक गहरी बातचीत कुछ समय बाद निर्वाण ने अचानक निराली की ओर देखा और उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, आपको हमसे इस रिश्ते में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? निराली ने उसकी ओर देखा और थोड़ी देर सोचकर कहा, आपका हर चीज को लेकर सच्चा होना, आपका हमें हमेशा हमारे असल रूप में देखना और हमारा हर फैसला समझना। यह वो बातें हैं जो हमें हमेशा आपके करीब रखती हैं। निर्वाण ने उसकी बातें सुनी और मन ही मन मुस्कुराया।
उसे यकीन हो गया था कि उसने सही इंसान को चुना है। वो कुछ पल उसकी आंखों में खो गया, मानो ये पल बस रुक जाए। डिनर खत्म होने के बाद दोनों ने रेस्टोरेंट के टेरेस पर कुछ वक्त बिताया। वहां से शहर की रोशनी और हल्की बारिश में भीगे पेड़ों की खुशबू माहौल को और रोमांटिक बना रही थी। एक वादा टेरेस पर चलते हुए निराली ने उसकी ओर देखते हुए कहा, निर्वाण, हम जानते हैं कि जिंदगी में सब कुछ एक जैसा नहीं रहता, पर आपसे एक वादा चाहते हैं। कभी भी, चाहे कैसी भी स्थिति हो, आप हमारे इस रिश्ते की हमेशा इज्जत करेंगे। निर्वाण ने उसकी बात को बहुत ही संजीदगी से सुना और उसके हाथों को थामते हुए कहा, हम वादा करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम इस रिश्ते को अपनी जिंदगी का सबसे खास हिस्सा मानेंगे और हमेशा इसे संजो कर रखेंगे। फिर दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, मानो इस पल में दोनों ने अपनी जिंदगियों को एक दूसरे में समर्पित कर दिया हो। वहीं दूसरी तरफ उनके मिशन के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद कैथरीन, कियारा और विवियन सुरक्षित स्थान पर लौट आए जहां उनका हेडक्वार्टर था। कैथरीन ने सबकी ओर नजर दौड़ाई। सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ था और लड़कियां अब सुरक्षित थीं। कैथरीन ने सोने की खेप को एक सुरक्षित तिजोरी में जमा करवाया। इस सोने का एक हिस्सा उन्होंने ज़रूरी जगहों पर निवेश करने का निर्णय लिया, कुछ रकम टीम के संसाधनों को बढ़ाने में, तो कुछ ट्रस्ट फंड में, ताकि इसे मानव तस्करी जैसे अपराध रोकने के काम में लगाया जा सके। कैथरीन ने एक बार फिर उस तिजोरी की ओर देखा, मानो सोच रही हो कि हर एक औंस को कैसे किसी की भलाई में बदला जा सकता है। तिजोरी बंद होने के बाद कियारा उन लड़कियों के पास गई जो अब भी चुपचाप खड़ी थीं। कियारा ने उन्हें दो विकल्प दिए। देखो, तुम सब आज़ाद हो। अगर चाहो तो तुम किसी भी समय जा सकती हो, जहां मन करे। तुम्हें एक नई जिंदगी शुरू करने का पूरा हक है। कुछ लड़कियां असमंजस में थीं, लेकिन कियारा की आंखों में एक सच्चाई और अपनापन था। दूसरा विकल्प ये है, कियारा ने एक छोटे से ठहराव के बाद कहा, तुम हमारे साथ जुड़ सकती हो। ये एक मुश्किल जिंदगी है, मगर इसका एक उद्देश्य है, हमारी तरह लड़कियों की मदद करना। यह आसान नहीं होगा, लेकिन तुम यहाँ हमारे साथ सुरक्षित रहोगी और दुनिया में बदलाव लाने का हिस्सा बन सकती हो। कुछ देर की खामोशी रही। लड़कियों की आंखों में सवाल थे, मगर कैथरीन, जो सबसे पीछे खड़ी थी, उसे देखकर उनमें से कुछ को थोड़ी हिम्मत मिली। कुछ ने तुरंत बाहर जाने का फैसला किया, जबकि कुछ रुकी, अपनी राह चुनने के लिए। कैथरीन, जो कम ही बोलती थी, बिना किसी दबाव के उन्हें निर्णय लेने का मौका दे रही थी। जैसे ही लड़कियों ने अपने फैसले किए, कियारा ने उन सबको गले लगाया और उन्हें आश्वासन दिया कि जो भी निर्णय उन्होंने लिया है, वो सही है। लड़कियों के जाने के बाद कैथरीन ने एक गहरी सांस ली। इस मिशन ने एक और फर्क लाया था और उनके कदम अब और भी मजबूत लग रहे थे। सवाल 1, क्या इस टीम में शामिल होने वाली लड़कियां कैथरीन के नेतृत्व और कियारा के समर्थन के साथ वाकई इस कठिन जीवन को अपना पाएंगी? 2, क्या इस मिशन में विवियन का प्रदर्शन कैथरीन के भरोसे को बढ़ा पाएगा या उसे टीम में पूरी तरह स्थापित होने के लिए और कुछ साबित करना बाकी है? चैप्टर 107, ट्रेनिंग और सारिका के सामने तंश और मानसी। जैसे ही हल्की ठंडी हवा ने रात को और सुकूनदायक बना दिया, निराली और निर्वाण ने रेस्टोरेंट के बाहर एक पल के लिए ठहरकर इस खास शाम का आनंद लिया। तारे मानो उन दोनों के इस नए सफर का आशीर्वाद दे रहे थे। रेस्टोरेंट के बाहर गाड़ी तैयार थी, लेकिन निराली ने निर्वाण का हाथ थामकर उसे रुकने का इशारा किया। इस शाम का अंत करने का मन नहीं हो रहा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखों में चमक साफ झलक रही थी। निर्वाण ने हल्के से उसकी ओर देखा। उसकी मुस्कान में एक विशेष अपनापन था। तो फिर इसे खत्म नहीं करते, उसने प्यार से जवाब दिया। बस इसी तरह इस लम्हे को महसूस करते हैं। वे दोनों वहीं खड़े रहे, एक सन्नाटे में जो शब्दों से भी अधिक अर्थपूर्ण था। बिना कुछ कहे वे एक दूसरे के दिलों में झांक रहे थे। ये पल उनके बीच के हर वादे, हर उम्मीद को और गहरा बना रहा था। विदा का समय आया तो निर्वाण ने निराली का हाथ अपने हाथों में थामते हुए कहा, अब ये एक नई शुरुआत है और इस सफ़र को हम साथ में जिएंगे, हर खुशी, हर मुश्किल में। निराली ने हामी भरी और कहा, हाँ, अब से हर कदम साथ में। निर्वाण ने उसे गाड़ी तक छोड़ा और जब तक गाड़ी चल नहीं पड़ी, वो वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों में एक संतोषजनक चमक थी। जैसे ही गाड़ी दूर होती गई, उसके चेहरे पर एक सुखद मुस्कान थी।
आज निराली अपने विला की जगह भार्गव मैंशन अपने परिवार और जिंदगी में आए नए बदलाव को अपनाने के लिए जा रही थी। निराली जो हमेशा से ज़्यादातर अकेले ही रही हो, उसके लिए इतने बड़े परिवार में रहना थोड़ा मुश्किल होने वाला था। निर्वाण ने निराली को भार्गव मैंशन में छोड़ दिया। आज दूसरी बार था जब निराली फिर से भार्गव मैंशन आई थी, अपनी जिंदगी के नए अध्याय में आगे बढ़ने, अपने परिवार की ओर और एक कदम बढ़ाने। निराली अंदर आती है तो उसके मॉम डैड वही उसका इंतजार कर रहे थे। दोनों ने उसे हक किया तो निराली ने भी उन्हें वापस से गले लगा लिया। जिसके बाद काशवी जी ने उसे फ्रेश होकर खाने के लिए नीचे आने को कहा तो निराली ने भी उनकी बात पर हामी भरी और अपने कमरे की ओर चली गई। दूसरी ओर कैथरीन द्वारा चुनी गई लड़कियों की कठोर ट्रेनिंग आज से शुरू हो गई थी। लड़कियां खुद को तैयार करने के लिए आई थीं, लेकिन शायद उन्हें नहीं पता था कि यहाँ की ट्रेनिंग उनकी हर सीमा को चुनौती देने वाली है। कैथरीन ने खास तौर पर एक अलग और शांत जगह का चयन किया था ताकि ट्रेनिंग में किसी प्रकार का व्यवधान न हो। मैदान पर पहुंचने के बाद लड़कियों ने देखा कि यह सामान्य ट्रेनिंग नहीं, बल्कि उनकी शारीरिक और मानसिक सहनशीलता को परखने की परीक्षा थी। सुबह के पहले किरणों के साथ ही वे वहां पहुंची थीं, और कैथरीन अपनी अनुशासित और कठोर नज़रों से हर एक का आंकलन कर रही थी। सबसे पहले उन्होंने लड़कियों को अलग अलग रनिंग एक्सरसाइज करने को कहा। तेजी, सहनशीलता और धैर्य का संतुलन हर किसी के लिए जरूरी था। शुरुआत में लड़कियों में जोश था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उनकी थकान चेहरे पर साफ दिखने लगी। कैथरीन ने उन्हें न केवल तेजी से दौड़ने, बल्कि लंबे समय तक अपनी गति को बनाए रखने का निर्देश दिया। जब भी कोई थमने की कोशिश करती, कैथरीन उसे चुनौती देती ताकि उनकी सीमाएं और बढ़ें। रनिंग के बाद उन्होंने लड़कियों को बुनियादी रक्षात्मक तकनीकों की ट्रेनिंग देनी शुरू की। हर एक पोजीशन को बार बार दोहराया गया ताकि यह उनके लिए स्वाभाविक हो सके। ये प्रक्रिया बेहद कठिन थी, क्योंकि यह सिर्फ शारीरिक शक्ति नहीं, बल्कि मानसिक दृढ़ता की भी मांग कर रही थी। जैसे जैसे ट्रेनिंग आगे बढ़ी, लड़कियों ने महसूस किया कि यह एक ऐसा सफ़र था जिसमें केवल उनके सबसे मजबूत पहलू ही नहीं, बल्कि कमजोरियां भी बाहर आनी थीं। रात तक हर लड़की अपनी हद तक पहुंच चुकी थी, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। कैथरीन ने लड़कियों को सख्त लेकिन प्रेरक शब्दों में कहा, अगर तुम अपनी सीमा से बाहर खुद को नहीं आजमा सकती, तो इस टीम में रहने का कोई हक नहीं। कल सुबह तैयार रहो और ज़्यादा मेहनत के लिए। कैथरीन की यह सख्ती और उम्मीद लड़कियों के दिल में एक अलग सा जोश जगा गई थी। उनके लिए ये ट्रेनिंग सिर्फ ताकत का परीक्षण नहीं, बल्कि उनके चरित्र का भी निर्माण कर रही थी। इस तरह से यह नई टीम, निराली की तरह ही, एक नई शुरुआत के लिए तैयार हो रही थी। निराली ने भार्गव मैंशन में अपने परिवार के साथ नई शुरुआत की थी, और इन लड़कियों ने कैथरीन की टीम में अपने भविष्य की एक नई दिशा पाई। वही दूसरी तरफ रात का माहौल था, और शहर के सबसे महंगे नाइट क्लब के बाहर रौनक लगी हुई थी। क्लब की चमचमाती लाइट्स और संगीत की आवाज़ दूर से ही लोगों को आकर्षित कर रही थी। इसी भीड़ में राज भी शामिल था, जो दिन भर से सारिका का पीछा कर रहा था। जब उसने देखा कि सारिका इस क्लब में जा रही है, तो वह थोड़ा असमंजस में पड़ गया। क्लब का नाम ही उसकी महंगी एंट्री का संकेत दे रहा था। उसने जेब में हाथ डाला, कुछ देर सोचता रहा, फिर ना चाहते हुए भी भारी मन से पैसे पे कर दिए और क्लब के अंदर चला गया। अंदर का माहौल एकदम भव्य था। हर ओर रोशनी, शैंपेन की खुशबू और महंगे कपड़ों में सजे लोग। राज को एक पल के लिए लगा कि वो यहाँ बिल्कुल मिसफिट है, लेकिन उसकी नज़र सारिका पर थी। वो चाहकर भी उसकी ओर से ध्यान नहीं हटा पा रहा था। उसकी नज़र सारिका पर टिक गई, जो एक साइड में खड़ी होकर अपने फ़ोन पर कुछ देख रही थी। राज ने अपना गला साफ किया और अपनी चाल में थोड़ी नजाकत लाते हुए सारिका की ओर बढ़ा। उसने सोचा कि कुछ बोलकर उसे इम्प्रेस कर सकेगा। जैसे ही वह उसके करीब पहुंचा, उसने कुछ कहने के लिए होंठ खोले ही थे कि तभी उसकी नज़र दरवाजे की ओर चली गई। तभी वहां तंश और मानसी दाखिल हुए। तंश ने काले रंग का सूट पहन रखा था और उसकी हर अदा में आत्मविश्वास झलक रहा था। मानसी उसके साथ थी, हंसते हुए उसका हाथ थामे हुई। राज थोड़ा असहज हो गया, लेकिन उसे देखकर लगा कि शायद तंश और मानसी का ध्यान उस पर नहीं जाएगा। वहीं सारिका की नज़र अचानक तंश पर पड़ी। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह वही तंश है जिसके साथ उसकी फैमिली ने उसका रिश्ता तय किया था। उसे तंश के बारे में सब पता था, लेकिन वह खुद से अनजान दिख रहा था।
तंच मानसी के साथ व्यस्त था और अपने आसपास के किसी भी इंसान को नोटिस नहीं कर रहा था। राज ने महसूस किया कि सारिका की नज़रें अब तंच और मानसी पर टिक गई थीं। उसने सोचा कि शायद यही मौका है। उसने हल्के से सारिका के पास जाकर कहा, यहाँ आना अच्छा लगा? सारिका ने अन्य ढंग से राज की ओर देखा और हल्की सी मुस्कान देकर बिना जवाब दिए तंच की ओर देखती रही। राज को महसूस हुआ कि शायद उसकी मौजूदगी सारिका के लिए खास मायने नहीं रखती, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं था। उसने सोचा कि अपनी बातों से उसे इम्प्रेस कर सकता है, पर सारिका का ध्यान अब पूरी तरह से तंच पर था। इस बीच तंच और मानसी एक ओर बैठ चुके थे। तंच का ध्यान मानसी पर था, लेकिन उसके चेहरे पर वही आदतों वाली बेपरवाही साफ झलक रही थी। वह मानसी के साथ मजाक में व्यस्त था, लेकिन उसके मन में कोई गहराई नहीं थी। सारिका ने अपने दोस्तों को थोड़ा इशारा किया और फिर राज से धीरे से बोली, तुम्हें यहाँ रहना है या कहीं और? वह राज को नज़रअंदाज कर तंच पर ही ध्यान दे रही थी। राज थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। मुझे जहाँ तुम हो वहीं रहना है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन सारिका ने एक नज़र डालकर उसे वहीं खड़ा छोड़ दिया और तंच की ओर बढ़ने लगी। सारिका सोच रही थी कि तंच को पहचानते हुए भी वह खुद को अनजान बनाए रखे या किसी तरह उसे दिखाए कि वह कौन है। चैप्टर 108 रिश्ता तोड़ना। क्लब की रोशनी में नाचते लोगों का शोर और तेज म्यूजिक हर कोने में गूंज रहा था। मानसी और तंच बार के पास एक टेबल पर बैठे थे। उनके सामने कॉकटेल्स रखी हुई थीं। मानसी ने तंच की ओर देखा और एक धीमी मुस्कान के साथ पूछा, तो अब आगे का क्या सोचा है? तुम ये रिश्ता कैसे मना करोगे? तंच के चेहरे पर हल्की झुंझलाहट झलकने लगी। उसने अपने ग्लास से एक लंबा घूंट लिया, फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोला, मैं अपने दादाजी से बात करूंगा। वो मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं और मुझे यकीन है कि वो मेरी बात समझेंगे। मैं उन्हें समझाऊंगा कि ये रिश्ता मेरे लिए सही नहीं है। उसके स्वर में हल्का सा दुख और गुस्सा झलक रहा था। मानसी ने उसकी ओर गौर से देखा, फिर कुछ सोचकर मुस्कुराई। क्या तुम सच में मानते हो कि वो मान जाएंगे? उनकी बातों में इतनी कड़ाई होती है। मुझे तो यही लगता है कि शायद वो इसे परिवार की इज्जत का मामला मानेंगे। तंच ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे पता है कि ये उनके लिए आसान नहीं होगा। वो अपनी प्रतिष्ठा और परिवार के मान के लिए ये रिश्ता तय कर चुके हैं, लेकिन मुझे भी समझाना पड़ेगा कि मैं इस रिश्ते से खुश नहीं रह पाऊंगा। मुझे यकीन है वो मेरी बात समझ जाएंगे। उसी वक्त बार के दूसरी तरफ सारिका एक कॉकटेल हाथ में लिए खड़ी थी और उनकी बातचीत उसके कानों तक पहुंच गई थी। वो थोड़ा झिझक गई थी। तंच के मुंह से रिश्ता तोड़ने की बात सुनकर उसके दिल में एक अजीब सी चुभन हुई। आखिरकार यही रिश्ता था जो उसके और तंच के परिवार को जोड़ता था। उसने कल्पना नहीं की थी कि तंच इतनी सहजता से इसे तोड़ने की बात कर सकता है। क्या उसकी वजह यही थी कि वह भार्गव परिवार की प्रिंसेस नहीं थी? उसने सोचा था कि रॉय फैमिली ने ये रिश्ता उसके परिवार के साथ पूरी इज्जत और भरोसे के साथ तय किया था, और वो इसे यूं ही तोड़ने की सोच रहा था। उसकी नज़रें तंच और मानसी की ओर चली गईं। उसने देखा कि तंच मानसी के साथ कितनी सहजता से हंसी मजाक कर रहा था। सारिका ने देखा कि तंच अपनी बातों में मानसी का खास ख्याल रख रहा था, जैसे उसे खुश करने की पूरी कोशिश कर रहा हो। इस दृश्य ने सारिका को और भी ठेस पहुंचाई। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या ये उसकी वजह थी? क्या वो इतनी खास नहीं थी? या फिर ये रिश्ता उसके लिए सिर्फ भार्गव परिवार का सम्मान बचाने के लिए था? तभी उसने महसूस किया कि तंच का व्यवहार मानसी के प्रति अलग क्यों था। उसने देखा था कि तंच की जिंदगी में कई लड़कियां आईं और गईं, लेकिन उसने किसी के साथ कभी इतनी गंभीरता नहीं दिखाई। मानसी के साथ उसकी बातों में एक अलग स्तर की ईमानदारी और आकर्षण था, जैसे वो उसे इम्प्रेस करना चाहता हो। पर सारिका यह नहीं जानती थी कि मानसी का कैरेक्टर बाकी लड़कियों से अलग था। मानसी उसकी संपत्ति, शोहरत या लुक्स के लिए उसे पसंद नहीं करती थी, बल्कि उसका व्यक्तित्व ही उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण था। तंच इस बात को अच्छी तरह समझता था और इसी कारण उसने मानसी के सामने अपनी लाइफस्टाइल से बिल्कुल अलग व्यक्तित्व प्रस्तुत किया। तभी एक हल्का संगीत बदला और एक नया गाना बजने लगा। क्लब की रोशनी मध्यम हो गई, माहौल और भी रोमांटिक हो चला था। राज, जो सारिका का पीछा करते हुए यहाँ तक आ चुका था, एक किनारे खड़ा हुआ ये सब देख रहा था। उसने देखा कि तंच और मानसी के बीच काफी करीबी लग रही थी और वो इससे काफी चौंका। उसके चेहरे पर हल्की निराशा के भाव थे,
क्योंकि उसने अपने मन में यह उम्मीद संजोई थी कि वह सारिका को इस रिश्ते से दूर करके उसका ध्यान अपनी ओर खींच सकता है, लेकिन तंश की बातचीत ने उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। राज के सामने अब एक नई चुनौती थी। उसने सोचा कि क्या तंश और मानसी के बीच का ये रिश्ता सच में इतना मजबूत है कि सारिका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वह सोचने लगा कि क्या वह इस रिश्ते को तोड़ने के लिए कुछ कर सकता है या फिर सारिका को उसके असली इरादों के बारे में बता सकता है। अंदर सारिका अब और चुप नहीं रह सकी। उसने तय कर लिया था कि वह तंश से इस मुद्दे पर बात करेगी। उसके मन में कई सवाल थे। क्या सच में तंश उसे सिर्फ एक औपचारिकता मानता है? क्या वह सिर्फ भार्गव परिवार की प्रतिष्ठा का प्रतीक थी और उसकी अपनी कोई अहमियत नहीं थी? राज एक कोने में खड़ा होकर ध्यान से पूरे दृश्य का मुआयना कर रहा था। उसकी नज़रें सारिका पर टिकी थीं, जो तंश और मानसी की ओर एकटक देखे जा रही थी। राज ने अपनी आंखें थोड़ी मिचमिचाईं और कुछ समझने की कोशिश की। ये लड़का कौन है? राज ने अपने आप से पूछा। सारिका जिस तरह से उस लड़के और लड़की की ओर देख रही थी, उसमें कुछ खास बात थी। राज ने एक पल के लिए सोचा कि क्या ये हो सकता है कि सारिका इस लड़के से प्यार करती हो, लेकिन तुरंत उसे याद आया कि सारिका का तो रिश्ता तंश रॉय से तय हो चुका है और वह रिश्ता भी उसकी अपनी मर्जी से था। तो क्या ये लड़का तंश हो सकता है? ये ख्याल आते ही राज का ध्यान उस लड़के के हाव भाव पर गया। तंश को लेकर उसने जितनी भी बातें सुनी थीं, वह ऐसा इंसान था जो सामने वाले पर अपने व्यक्तित्व की गहरी छाप छोड़ता था। लेकिन यहाँ ये लड़का इतनी आसानी से किसी लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश में लगा हुआ था, जैसे मानसी से बात करना ही उसकी जिंदगी का सबसे अहम मकसद हो। राज के लिए ये दृश्य थोड़ा उलझन भरा था। अगर वो तंश होता तो उसे यूं किसी और के साथ देखना असंभव नहीं था, लेकिन सारिका के सामने इस तरह खुलेआम ये बात उसके दिमाग में फिट नहीं हो रही थी। फिर उसने देखा कि सारिका उन्हें बिना किसी गुस्से के देख रही थी। अगर ये लड़का तंश ही होता और वो किसी और के साथ होता, तो क्या सच में सारिका इतनी चुपचाप खड़ी रहकर सब देखती रहती? नहीं, अगर वो तंश होता तो अब तक क्लब में हंगामा मच चुका होता। सारिका का स्वाभिमानी स्वभाव इस तरह की चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। राज को याद आया कि उसने कई बार सुना था कि सारिका अपने फैसले खुद लेती है और किसी भी तरह की बेइज्जती सहन नहीं करती। ये ख्याल उसके मन में बार बार गूंजने लगा। अगर ये तंश है तो सारिका इस तरह क्यों खामोश खड़ी है? राज के मन में शक और सवालों का सैलाब उमड़ने लगा। क्या हो सकता है कि ये तंश नहीं बल्कि कोई और हो? पर फिर भी उसके दिल में एक सवाल अटक गया। अगर ये तंश नहीं है तो फिर ये लड़का कौन है और सारिका इस पर इतनी गंभीरता से क्यों नजरें टिकाए हुए है? चैप्टर 109 मानसी सारिका के रास्ते का कांटा, भार्गव परिवार और निराली का रिश्ता। क्लब की भव्य रोशनी और ऊंचे म्यूजिक के बीच राज का ध्यान सारिका पर ही लगा हुआ था। उसने देखा कि किस तरह सारिका का चेहरा तंश और मानसी की ओर लगातार देखने से गुस्से और बेचैनी का मिश्रण बन गया था। एक पल के लिए राज को लगा कि शायद सारिका का दिल इस रहस्यमयी लड़के के लिए धड़कता है, पर फिर उसे याद आया कि भार्गव परिवार ने तो उसका रिश्ता खुद तंश रॉय से तय किया था, वो भी उसकी मर्जी से। तो फिर ये सब क्या था? कहीं ये लड़का तंश तो नहीं? लेकिन अगर तंश था तो ये किसी और लड़की के साथ यहाँ क्या कर रहा था? और अगर तंश नहीं था तो सारिका इस लड़के को इतनी बेसब्री से क्यों देख रही थी? हर सवाल के बाद एक नई उलझन जन्म ले रही थी, जिसने राज को जिज्ञासा की लहर में बहा दिया था। वहीं दूसरी ओर सारिका के मन में गुस्से और ईर्ष्या का ज्वार उठ रहा था। उसने सोचा था कि वह तंश से जाकर सीधे सवाल करेगी कि वह इस लड़की के साथ क्या कर रहा है। पर जैसे ही उसने कदम बढ़ाए, तंश ने मानसी का हाथ पकड़ा और दोनों क्लब से बाहर निकलने लगे। उसकी आंखों में जलन सी होने लगी, पर तभी उसके दिमाग में एक दूसरा ख्याल आया। वह तुरंत रुक गई। इतने सारे लोगों के बीच अगर उसने इस तरह तंश पर सवाल उठाए तो ये भार्गव परिवार के सम्मान पर एक धब्बा बन सकता था। आखिरकार उसकी खुद की प्रतिष्ठा भी दांव पर थी। ये सोचकर उसने अपने गुस्से को दबा लिया और तंश को जाने दिया, लेकिन दिल ही दिल में उसने ठान लिया कि अब वह किसी भी हालत में तंश को हासिल करके ही रहेगी। वो अब निराली को हराकर खुद को साबित करना चाहती थी। दूसरी तरफ भार्गव मैंशन में माहौल एकदम अलग था। निराली की घर वापसी ने घर में नई खुशियां भर दी थीं। उसकी सादगी और गरिमा ने हर किसी का दिल जीत लिया था, खासकर घर के बच्चे जो पहले सिर्फ सारिका को बड़ी बहन के रूप में जानते थे।
अब निराली में एक नई और प्यारी बहन देख रहे थे। आहान और अहीर दोनों ही उसके साथ खेलते, बातें करते और उसकी बातों को आदर से सुनते थे। यही नहीं, वे तो अक्सर उसकी बातों को मान भी लेते थे, जो सारिका के साथ कभी संभव नहीं हुआ। सारिका के साथ इन बच्चों का रिश्ता हमेशा औपचारिक सा ही रहा था। उसकी आदतें ऐसी थीं कि आहान और अहीर को उससे दूरी बनाए रखना ही सही लगता था। सारिका का व्यवहार उनके प्रति हमेशा कठोर और उपेक्षापूर्ण रहा था। खासकर जब उसने उनकी माँ के बारे में अपमानजनक बातें कहीं, तो उनका मन उससे पूरी तरह उठ गया। सारिका ने कभी भी इन बच्चों को स्नेह से नहीं देखा, शायद इसीलिए वे आज निराली में एक सच्ची बहन पा रहे थे। घर के बड़े सदस्य भी निराली से काफी खुश थे। गीतांजलि जी और विश्वनाथ जी जानते थे कि सारिका का असली स्वभाव कैसा है और इसी कारण वे उसे अपने साथ रखने की कोशिश करते रहे ताकि उसकी आदतें सुधर सकें। लेकिन कहीं न कहीं ये भी स्पष्ट हो गया था कि घर के बाकी सदस्य सारिका के प्रति उतने भावनात्मक नहीं थे जितना कि वे निराली से जुड़े हुए थे। गीतांजलि जी के मन में पहले से ही निराली के लिए एक विशेष स्थान था और उनकी समझदारी ने उन्हें यह एहसास दिला दिया था कि निराली ही वह कड़ी है जो परिवार को जोड़े रखने में सक्षम होगी। उसी दौरान आदित्य जी ने अर्थव को अपनी कंपनी की जिम्मेदारी सौंपी थी। जब उन्होंने सारिका की आदतों को बारीकी से देखा तो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। आदित्य जी हमेशा से एक सिद्धांत प्रिय व्यक्ति रहे हैं और उन्हें कभी भी सारिका से जुड़ाव महसूस नहीं हुआ। हालांकि वे यह नहीं समझ पाए कि ऐसा क्यों है, लेकिन उन्हें उसकी गतिविधियों और व्यवहार में कुछ सच्चाई की कमी सी दिखती थी। इसके चलते उन्होंने सारिका से थोड़ी दूरी बना ली और अपनी जिम्मेदारियां अर्थव को सौंपने पर ध्यान केंद्रित किया। कई बार जब परिवार के बड़े सदस्य घर पर होते, सारिका की ज्यादातर रातें अपने दोस्तों के साथ नाइट क्लब्स में बीतती थीं। सारिका के विपरीत निराली घर पर सभी के साथ वक्त बिताना पसंद करती थी। उसकी हर बात में प्यार और सम्मान झलकता था और उसने यह बात अपने दादाजी से सीखी थी। उसके विचार में परिवार की गरिमा और सम्मान सर्वोपरि था और इसी कारण वह हमेशा घर के छोटे बड़े सदस्यों के प्रति आदर दिखाती थी। कई कारणों से निराली की उपस्थिति अब भार्गव परिवार का हिस्सा बन चुकी थी। उसके चाल ढाल और बोलने के तरीके में एक राजसी शान थी। उसे देखकर किसी को यह नहीं लगता था कि वह परिवार से इतने सालों दूर रही है, बल्कि उसके मन में कहीं गहरे यह बात थी कि अब वह परिवार के बीच रहकर उनके हर सुख दुख में साथ देगी। उसके निर्णय लेने का तरीका उसके दादाजी आदित्य जी से मेल खाता था, तो उसकी संवेदनशीलता उसकी माँ जैसी थी। वहीं अपनी चाचा अरमान जी की बहादुरी और अपनी निडरता से भी वह उन पर गई थी। घर में किसी ने यह नहीं सोचा था कि निराली इतनी जल्दी सबके दिलों में जगह बना लेगी। उसकी हर बात और उसका व्यवहार सबको प्रभावित कर रहा था। वह हर किसी के साथ सम्मान से पेश आती, छोटे बड़े का भेद किए बिना। उसकी बातें ऐसी होती थीं जैसे उसने कुछ भी दर्द या दुख कभी नहीं सहा हो। उसके मन में किसी के प्रति गुस्सा या शिकायत नहीं थी। वह हर किसी को ऐसे देखती थी जैसे वे हमेशा से उसका हिस्सा रहे हों। निराली ने अपने भाइयों के साथ भी बहुत जल्दी एक मजबूत रिश्ता बना लिया था। वह दिखने में शांत और अपने ऊपर नियंत्रण रखने वाली थी, लेकिन साथ ही भाइयों के साथ उसके प्यार और मस्ती में भी कोई कमी नहीं थी। उन्होंने भी उसे अपने मन की प्यारी बहन मान लिया था। आखिरकार वर्षों से वे एक बहन के प्यार और स्नेह की कमी महसूस कर रहे थे, जिसे निराली ने पूरी तरह से भर दिया। भार्गव मैंशन में हर कोई निराली को ऐसे अपनाए हुए था जैसे वह उनके दिल की धड़कन हो। उसका स्वभाव, उसकी दयालुता, उसकी समझदारी, इन सभी गुणों ने उसे परिवार का अनमोल हिस्सा बना दिया था। क्या निराली और भार्गव परिवार के रिश्ते यूं ही अच्छे बने रहेंगे या होगी कोई अनहोनी? 2. क्या सारिका होगी मानसी को रास्ते से हटाने में? 3. कैसे बनाएगी सारिका तंज को अपना? क्या हो पाएगी वो इसमें कामयाब? चैप्टर 110 मिसिंग फ्रेंड्स, टैक्स निराली की वापसी, परिवार और दोस्तों के बीच अधूरापन। भार्गव मैंशन। आज भार्गव मैंशन की रौनक कुछ और ही थी। ऐसा लग रहा था जैसे घर का हर कोना फिर से रोशनी से भर गया हो। आखिर इतने सालों बाद उनकी लाडली वापस जो आई थी। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि भले ही निराली सालों तक भार्गव परिवार से दूर रही थी, मगर आज जब वो यहाँ थी तो कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि वो कभी अलग थी। वो बिल्कुल एक परफेक्ट राजकुमारी की तरह थी, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी बनावटीपन के, मगर हर चीज में एक शाही ठाठ के साथ।
जैसे ही वह आगे बढ़कर अपने दादाजी विश्वनाथ जी के पैर छूने झुकी, उन्होंने तुरंत उसे रोक लिया और हल्की मुस्कान के साथ बोले, घर की लक्ष्मी पैरों में नहीं माथे पर सजाई जाती है। निराली ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, मगर कुछ कहने से पहले ही गीतांजलि जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और हल्का सा मुंह बनाते हुए बोली, सिर्फ अपने दादू से ही बात करेंगी या हम भी नजर आते हैं? हमारी इतनी खूबसूरत पोती हमें भूल ही गई लगता है। निराली ने हंसते हुए जवाब दिया, ये तो इम्पॉसिबल है दादी माँ, आखिर आप जैसी शख्सियत को भला कैसे भूल सकते हैं? गीतांजलि जी का चेहरा खिल गया। वैसे भी तारीफ सुनना किसे पसंद नहीं, और जब तारीफ करने वाला कोई अपना हो तो खुशी डबल हो जाती है। मगर वह झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोली, बस बस मस्का लगाना बंद कर, हमें अच्छी तरह पता है तेरी चालाकी। उनकी बात सुनकर सब हंसने लगे और निराली भी उन्हें मनाने में लग गई कि वो सच बोल रही है। काफी देर तक नखरे दिखाने के बाद आखिरकार गीतांजलि जी मान ही गईं। घर के बाकी लोग भी निराली से बात करने के लिए उतावले थे, मगर गीतांजलि जी ने सबको रोकते हुए कहा, अभी अभी आई है मेरी बच्ची, पहले उसे थोड़ा तो आराम करने दो, अपने कमरे में सेटल होने दो। सबने उनकी बात मान ली, मगर कोई भी छुपा नहीं पा रहा था कि वे सभी निराली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताना चाहते थे। नीरविला की हालत कुछ और ही थी। निराली भार्गव मैंशन में 1 हफ्ते के लिए गई थी और इसका असर उसके दोस्तों पर सीधा पड़ा था। चारों को उसकी बहुत कमी महसूस हो रही थी। ये पहली बार था कि वे इतने दिनों के लिए अलग हुए थे। खाने से लेकर बातें करने तक हर चीज़ अधूरी लग रही थी। कार्वी को इस बात से इतनी खीज हो रही थी कि उसने पहले ही कह दिया था कि वे चारों भी भार्गव मैंशन साथ चलेंगे। मगर करण ने उसे समझाया, वो अपने परिवार के साथ वक्त बिताना चाहती है और हमें उसे उसका स्पेस देना चाहिए। कार्वी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वह मुंह फुलाए बैठी थी, जैसे किसी ने उससे उसकी फेवरेट चीज़ छीन ली हो। करण ने पहले तो उसे इग्नोर किया, लेकिन जब सिद्धार्थ और विशाखा उसे मनाने में जुट गए और कोई फायदा नहीं हुआ, तो करण को मजबूरन फूल लेकर सॉरी बोलना पड़ा। तू जानती है ना कि हम निराली को कितना मिस कर रहे हैं, मगर हमें उसे भी वक्त देना होगा, वो वहाँ खुश होगी। कार्वी ने गहरी सांस ली और बेमन से सिर हिलाया। आखिरकार चारों डाइनिंग टेबल पर बैठे, मगर जैसे ही उन्होंने खाना शुरू किया, किसी न किसी की जुबान पर निराली का नाम आ ही जाता। यार, ये पास्ता अच्छा है, मगर निराली जैसा टेस्ट नहीं आ रहा, विशाखा ने बेमन से कहा। हाँ, और वो हमारी प्लेट से आधा खाना चुरा लेती थी, वो भी मिस कर रहा हूँ, सिद्धार्थ ने हल्की हंसी के साथ कहा, मगर उसकी हंसी में खालीपन था। हर छोटी छोटी बात में निराली का जिक्र आ रहा था। सच्चाई तो ये थी कि किसी का भी खाना खाने का मन नहीं कर रहा था, मगर चारों को इस बात की भी समझ थी कि निराली का वहाँ जाना ज़रूरी था। भार्गव मैंशन। दूसरी तरफ भार्गव मैंशन में भी निराली का हाल कुछ ऐसा ही था। वह अपने परिवार के साथ खाना खा रही थी, सब उसे प्यार से खिला रहे थे, हर चीज़ उसके मनपसंद की थी, खास तौर पर उसके दादू के हाथों का बना हुआ ट्रेडिशनल खाना। मगर यही चीज़ उसे अपने दोस्तों की याद दिला रही थी। मगर उसने कुछ नहीं, वह अपने परिवार खुशी को कम नहीं करना चाहती थी। हाँ, परिवार, अब उसके पास भी अपना एक परिवार था जिसकी उसे हमेशा से कमी रही है। साथ ही अब उसके पास परिवार तो था ही, साथ ही में अब जिगरी दोस्त और प्यार भी था। हालांकि कुछ दुश्मन भी थे जो उसे टैक्स के रूप में मिले थे जिसका उसे भुगतान करना होगा। मगर वह भी एक फाइटर थी, उसके लिए ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। वो सब कुछ जिसके बारे उसने कभी सोचने की हिम्मत भी नहीं की थी, वो सब आज उसकी सच्चाई थी। क्या इसे ही कर्मों का फल कहते हैं? आखिर उसने अपनी पिछली जिंदगी किसी साध्वी की तरह जो जी है, एक अच्छी पोती और भतीजी, एक अच्छी टीम लीडर, एक अच्छी साथी और देश की जाबाज ऑफिसर के रूप में जो ना सिर्फ देश के लिए अपनी जान दांव पर लगाती थी, बल्कि अपनी सारी कमाई का आधा हिस्सा जरूरतमंद लोगों के और कंट्री
वेलफेयर में साथ ही लोगों के लिए फ्री मेडिकल फैसिलिटी के लिए बांट दिया करती थी। ये सब तब शुरू किया था जब उसकी दादी गुजर गई थी। तब से लेकर उसके आखिरी पलों तक उसने ये सब जारी रखा किया, और उसके मरने के बाद आधी बची प्रॉपर्टी ट्रस्ट को दान हो गई होगी, क्योंकि उसने वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को अपना नॉमिनी क्लेम किया था। इस तरह से उसने अपनी जिंदगी और मौत से लेकर अपनी जिंदगी की सारी कमाई अपने देश और देश के लोगों के नाम की थी। शायद यही वजह रही होगी कि उसे एक और मौका मिला जीने का, या यूं कहा जाए अपने लिए जीने का। उसके परिवार के हर सदस्य की आंखों में उसके लिए प्यार था, मगर उसे अब एहसास हो रहा था कि प्यार के कई रूप होते हैं। नीर विला में दोस्ती वाला प्यार था, वो अपनापन था जो बिना किसी शाही ठाट बाट के, बिना किसी जिम्मेदारी के, बस दिल से महसूस किया जाता था। और भार्गव मैंशन में परिवार वाला प्यार था, सुरक्षित, गहरा, मगर कहीं न कहीं बंधनों से भरा। उसने चुपचाप सबकी बातें सुनी, मुस्कुराई और खाना खाती रही, मगर अंदर से वह जानती थी यहाँ रहना उसके लिए आसान नहीं होगा। वह अब सिर्फ भार्गव परिवार की राजकुमारी नहीं थी, वह नीरविला की जान भी थी। सवाल 1, क्या भार्गव मैंशन में रहते हुए निराली को अपनी असली पहचान मिलेगी, या उसे लगेगा कि वह अब भी एक बाहरी इंसान है? 2, क्या नीरविला के दोस्त इतने दिनों तक उसके बिना रह पाएंगे, या किसी बहाने से भार्गव मैंशन पहुंच ही जाएंगे? The happy ending of Reborn One Extra Chance. Like, share, comment, subscribe and keep your support with this channel for more interesting stories. Thanks. Folded Hands. The Story Junction 01